नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पोलाइट में। मेरा नाम तेजवीर है। मैं आपको आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मेरे चैनल पर अगर आप आएंगे तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डे टू डे मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल होती रहेंगी और आप ड्यू SOL NCVF से संबंधित जो भी क्वेरी है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके जो OB एग्जाम होने वाले हैं उससे संबंधित मैं डे टू डे वीडियो डालता हूँ, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर की तैयारी भी कर सकते हैं। 20 नंबर का जो आपका क्वेश्चन आता है। इसके ठीक विपरीत मार्क्सवादियों ने राज्य को वर्गीय संरचना और राजनीति को संघर्ष के रूप में देखा है। तो मार्क्सवादियों ने क्या देखा है कि जो राज्य है ना वो वर्गीयों में बटा हुआ है और राजनीति संघर्ष चलता आ रहा है राज्य के अंदर। उनके अनुसार वह वर्ग जो आर्थिक शक्ति से संपन्न होता है, वे कहते हैं जो वर्ग होता है जिसके पास आर्थिक शक्ति संपन्न होता है, पावरफुल होता है, पैसे वाला होता है जो, और राजनीति के माध्यम से समाज के संपूर्ण राजनीति व आर्थिक ढांचे पर छाया हुआ है। और वो क्या करता है, राजनीति के माध्यम से समाज का जो राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचा है उस पर उसकी छाप बनी रहती है और अपनी सत्ता का उपयोग उस पर करता है। ये केवल अपने हित की बात सोचता है। और जो कहते हैं कि आर्थिक संपन्न लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हित की बात सोचते हैं। जनसाधारण के हितों से उनका कोई वास्ता नहीं होता और जो जनसाधारण के हित होते हैं उनको उससे कोई लेना देना नहीं होता है। कार्ल मार्क्स, एंगल्स और लेनिन ने राज्य को स्पष्टता, वर्गीय संघर्षों की उपज और वर्गीय भेदों को बढ़ावा देने का साधन माना है। यह होता है कार्ल मार्क्स, एंगल्स और लेनिन। इन्होंने मार्क्सवाद विचारधारा को बहुत बढ़ावा दिया है और इन्होंने एक व्याख्या भी दी है कई सारी, जिसमें हम आगे पढ़ते हैं। एंगल्स ने लिखा है कि राज्य उस यंत्र अथवा मशीन का नाम है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता। तो एंगल्स कहते हैं राज्य क्या है, राज्य एक यंत्र है, मशीन की तरह, जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग पे क्या करता है, शोषण करता है या अत्याचार करता है। हर युग में सरकार का लक्ष्य यह रहा है वह दीनहीन लोगों को सताए। और ये भी कहता है कि हर युग में अगर आप देखते हैं तो क्या करती है सरकार का उद्देश्य क्या होता है कि वो लोगों को सताए, दीनहीन जो लोग होते हैं उनको सताए, बस यही काम है सरकार का। ये मार्क्सवादी विचारधारा के लोगों का मानना है। इस वर्ग का कल्याण तब तक संभव नहीं जब तक कि सशस्त्र क्रांति के द्वारा राजसत्ता पर काबिज नहीं कर लेता। तो ये कहते हैं कि ये जो दीनहीन लोग हैं इनका कल्याण तभी हो सकता है ये सशस्त्र बल मतलब हथियारों के माध्यम से, जब तक राजसत्ता पर काबिज नहीं जाते या राजसत्ता को हड़प नहीं लेते। राजसत्ता को हथियाए बिना उसका उद्धार नहीं होगा, यह ठोस एवं शाश्वत सच्चाई है। ये कहते हैं कि राजसत्ता को हथियाए बिना उन लोगों का उद्धार नहीं होगा जब तक वो राजसत्ता को हथियार नहीं लेते। राजनीति के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की चर्चा निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत की जा सकती है। पहला पॉइंट, राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को दबाने का साधन है। तो मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य क्या है, एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग को दबाने का साधन है। मार्क्सवादियों ने राज्य को एक वर्गीय संगठन माना है। तो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग मानते हैं कि राज्य के वर्गीय संगठन मतलब वर्ग में विभाजित हो रखा है। उनके अनुसार हर युग में राजनीतिक शक्ति उन लोगों के हाथों में रही जिनका उत्पादन के साधनों पर अधिकार रहा। तो उनका मानना है कि हर युग में जो शक्ति है ना वो किसके हाथों में रही है, जिन्होंने उत्पादन किया है। दास प्रथा वाले युग में स्वतंत्र लोग राजसत्ता का उपयोग करते थे। सामंती युग में जमींदार और व्यापारी शासक थे तथा पूंजीवाद राज्य में पूंजीपतियों की पुरुषसत्ता पाई जाती है। तो ये कहते हैं कि अगर आप दास युग में देखिए तो उसमें स्वतंत्र लोग राजसत्ता का उपयोग करते थे। क्यों? जो दास है उसको अधिकार नहीं थे, जो स्वतंत्र है वही उसका उपयोग कर पाता। और सामंती में जमींदार और व्यापारी शासक थे जिसमें किसानों को वगैरह कोई अधिकार नहीं थे। पूंजीवादी राज्यों में पूंजीपतियों की प्रभुसत्ता पाई जाती है, इसमें आम नागरिक को कोई अधिकार नहीं होता ज़्यादा। ये वर्ग केवल अपने हितों से प्रेरित होकर ही कार्य करते हैं और ये जो वर्ग होते हैं ना ये सिर्फ अपने हितों को देखते हैं और अपने हितों को टारगेट करके ही काम करते हैं। समाज का एक छोटा सा वर्ग अधिकांश लोगों को जोर जबरदस्ती या बल प्रयोग के द्वारा अपने अधीन रखता है। यही कारण है कि असामाजवादी राज्यों का स्वरूप दमनकारी रहा है।
तो ये कहते हैं कि जो असमाजवादी, तो समाजवादी होता है और एक असमाजवादी होता है। जो असमाजवादी राज्य है ना, उसका स्वरूप कैसा रहा, दमनकारी। उसने लोगों पर क्या, सिर्फ दमन ही किया है। मार्क्सवादियों का कहना है कि सरकार का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। तो मार्क्सवादी कहते हैं सरकार कैसी भी हो सकती है। पूंजीवादी जैसे मान लो, एक समाजवादी मान लो, वो कहता है कैसी भी हो सकती है। गुलाम प्रथा के युग में निरंकुश शासन प्रणाली भी विद्यमान थी। तो गुलाम प्रथा जब चली आ रही थी, दास प्रथा, तो उस टाइम पर निरंकुश शासन प्रणाली थी। मतलब जो राजा होता था वो निरंकुश होता था, शासक बोल के उसको निरंकुश ही माना जाता था, उस टाइम पर विद्यमान थी। और एथेंस जैसे कुछ नगरों में कुलीन तंत्र या गणतंत्र शासन भी विद्यमान था। तो उस टाइम पर एथेंस में अगर देखिए कुलीन तंत्र था या गणतंत्र भी था। तो कुलीन तंत्र राजा महाराजा से शासन कर रहे थे, और गणतंत्र थोड़ी जनता का शासन भी उस टाइम पर उपस्थित था। इसी प्रकार सामंती युग में राजतंत्र और अभिजात तंत्र दोनों तरह की सरकारें प्रचलित थी। राजतंत्र भी थी और अभिजात तंत्र भी उपस्थित था उस टाइम पर। आधुनिक पूंजीवादी देशों में सरकारों के विविध रूप देखने को मिलते हैं। कुछ देशों में राजतंत्र विद्यमान है, वहीं फासिस्ट सरकार कायम है, और इंग्लैंड और अमेरिका जैसे कुछ देशों में प्रतिनिधि संस्थाएं पाई जाती हैं। तो आज के युग में अगर आप देखें तो कई प्रकार की सरकार है। फासिस्ट सरकार है जिसमें तानाशाही वगैरह की सरकारें आ जाती हैं। इंग्लैंड अमेरिका में देखें तो प्रतिनिधि, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, ऐसी सरकार है का चलन है। सरकार का स्वरूप कुछ भी हो, परंतु यह निश्चित है कि शासक वर्ग केवल यही कानून बनाएगा जो उसके हितों की रक्षा करे। तो सरकार एक ऐसी हो, लेकिन शासक है, उसका उद्देश्य सिर्फ कानून बनाना है, और ऐसा कानून बनाएगा जो उसके हितों की क्या करे, रक्षा करे। पूंजीवादी देशों में जो लोकतंत्र पाया जाता है वह दिखावटी है। तो मार्क्सवादी विचारधारा को मानना है कि जो पूंजीवाद में लोकतंत्र होता है वो सिर्फ एक दिखावटी मात्र का होता है। वे केवल धनियों के लिए ही, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी है, उनके लिए ही कानून बनाते हैं। मोस्टली ज़्यादातर ये होता है पूंजीवाद स्टेटों में। मार्क्सवादियों के अनुसार तथाकथित लोकतंत्री सरकारें भी केवल हिंसा और दमन पर आधारित हैं। तो ये कहते हैं मार्क्सवादी के अनुसार जो लोकतंत्री सरकारें भी होती है ना, इसमें हिंसा और दमन पर आधारित होती हैं। समाज का धनी वर्ग सर्वसाधारण लोगों को बल प्रयोग के द्वारा अपने अधीन रखता है। तो ये कहते हैं कि समाज का जो धनी वर्ग जो होता है ना, वो सर्वसाधारण आम नागरिक जो होते हैं उनको बल प्रयोग के द्वारा अपने अधीन रखता है। सेकेंड पॉइंट, प्रिंटिंग कलर से इसमें, सशस्त्र क्रांति के बिना वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। तो मार्क्सवादी का मानना है कि अगर आप क्रांति करो हथियारों के माध्यम से, तभी आप परिवर्तन ला सकते हो, बिना उसके परिवर्तन आप नहीं ला सकते। साधारणतः मार्क्सवादियों का सुझाव सशस्त्र क्रांति की ओर ही है। मार्क्सवादी के अनुसार श्रमिकों को मानकर चलना चाहिए कि वर्तमान पूंजीवाद को समाप्त किए बिना उसका कल्याण संभव नहीं है। तो ये कहते हैं कि जब तक पूंजीवाद का विनाश नहीं होगा, मजदूर वर्ग का कल्याण नहीं हो पाएगा। ये मार्क्सवाद की विचारधारा है। उन्हें उदारवादियों या सुधारवादियों के इस बहकावे में नहीं आना चाहिए कि वर्तमान लोकतंत्री संस्थाओं के द्वारा समाजवाद आ सकेगा। अभी कहते हैं कि आप उदारवादियों सुधारवादियों पर डिपेंड ना रहें। इनके माध्यम से अगर आप सोचते हैं कि लोकतंत्री संस्थाओं के द्वारा समाजवाद आएगा, ये ऐसा नहीं, आपको क्रांति के माध्यम से ही समाजवाद लाना पड़ेगा। लेनिन के शब्दों में पूंजीवादी प्रतिनिधि संस्थाओं के द्वारा प्रगति संभव नहीं है। लेनिन कहते हैं कि पूंजीवादी जो प्रतिनिधि होते हैं ना, उनके द्वारा प्रगति संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पूंजीवाद व्यक्ति है या वर्ग है तो वो अपने से स्वार्थ को ही टारगेट करता है। संसद लोगों को बहकावे में रखने के अलावा और कोई कार्य नहीं करती, इसलिए श्रमिकों को चाहिए कि वे क्रांति के द्वारा राजसत्ता को हथियाएं ताकि नौकरशाही सेना और पुलिस के ऊपर उनका आधिपत्य स्थापित हो सके। तो श्रमिकों को चाहिए कि वे क्रांति करें और राजसत्ता को हथियाएं। नौकरशाही सेना, नौकरशाही वर्ग होता है, सेना होगी, वो पुलिस के ऊपर उसका आधिपत्य स्थापित हो जाए। किसका? श्रमिक वर्ग का। थर्ड पॉइंट है मजदूरों की तानाशाही के दौरान राजनीति का शुरू। कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने विस्तार से इन बातों का उल्लेख नहीं किया
कि मजदूरों की तानाशाही के दौरान राजनीति का क्या स्वरूप होगा। तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने ना व्याख्या नहीं की ज़्यादा कि मजदूरों की तानाशाही के दौरान राजनीति का स्वरूप कैसा होगा। उन्होंने पूंजीवाद को तो बता दिया कि पूंजीवाद का कैसा होगा, लेकिन मजदूरों की तानाशाही का कैसा होगा ये नहीं बताया। परंतु रूस, चीन या अन्य समाजवादी देशों में जो कुछ हुआ था, लेनिन और स्टालिन ने इस संबंध में जो कुछ लिखा है उसके आधार पर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि क्रांति के बाद समूची राजनीतिक सत्ता श्रमिकों के हाथों में आ जाती है। तो जब क्रांति की जाती तो नॉर्मल सी बात है, जब आप सामने वाले शासन को हटा ही दोगे तो सत्ता आपके पास ही होगी। मार्क्सवादियों का कहना है पूंजीवाद आसानी से हार स्वीकार नहीं करेगा। तो मार्क्सवादियों का मानना है कि पूंजीवाद जो होता है ना वो आसानी से हार नहीं मानेगा, इसलिए सरकार हर संभव उपाय द्वारा क्रांतिवादी तत्वों का दमन करेगी। लेनिन के शब्दों में सेना, अर्थव्यवस्था, शिक्षा संस्थाओं और प्रशासन, इन सभी के द्वारा प्रतिक्रियावादी शक्तियों के विरुद्ध लड़ाई छेड़नी पड़ेगी। तो लेनिन कहते हैं कि आप सेना, अर्थव्यवस्था, शिक्षा संस्थाओं और प्रशासन, इन सभी के द्वारा प्रतिक्रियावादी शक्ति के विरुद्ध लड़ाई छेड़नी पड़ेगी। इनके विरुद्ध आपको लड़ाई छेड़नी पड़ेगी तभी आप सत्ता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपके ओबी एग्ज़ाम होने वाले मार्च में, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको मैं डे टू डे नए वीडियो टॉपिक बनाकर देता रहूँगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मेरे से एसएल संबंधी, डी संबंधी जो भी क्वेरी हो आपकी। जहाँ तक सेना व पुलिस का प्रश्न है, उनमें केवल वे व्यक्ति ही रखे जाएंगे जिनकी मार्क्सवादी व्यवस्था में पूर्ण निष्ठा होगी। तो मार्क्सवादी लोग कहते हैं कि हम सेना और पुलिस में उन लोगों को भर्ती करेंगे जिनकी विचारधारा मार्क्सवादी होगी। समाजवादी राय में भी हिंसा और दमन की आवश्यकता रहेगी। जो आप समाजवादी व्यवस्था बनाओगे, जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करोगे आंदोलन करके, उसमें भी दमन की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप उसमें दमन करोगे पूंजीवाद का। परंतु अब उसका रूप बदल जाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था में सेना का उपयोग उन लोगों के दमन के लिए किया जाता था जो समाजवाद के लिए लड़ रहे हों, परंतु समाजवादी व्यवस्था में उसका उपयोग पूंजीपतियों और उनके दलालों के विनाश के लिए किया जाएगा, ताकि समाज में व्याप्त शोषण की विविध संस्था का अंत हो सके। जो समाज में शोषण हो रहा है उसको अंत किया जा सके। आर्थिक क्षेत्र में सरकार का प्रथम कार्य यह होगा कि बिजली, रेल, बैंक और बड़े बड़े कल कारखानों को यह अपने हाथ में ले ले। बड़े बड़े कृषि फर्मों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, परंतु छोटे छोटे खेत होंगे उनको किसानों के पास छोड़ दिया जाएगा। अब ये करेंगे जैसे रेल, बैंक, बिजली, जितनी भी होंगे, स्कूल वगैरह जो होते हैं उनको अपने निजी हाथों में ले लिए जाएंगे। सरकार के प्राइवेट हाथ में ना देके अपने हाथों में खुद सरकार ले लेगी उनको। और बड़े बड़े जो फर्म होते हैं उनको क्या करेगी? राष्ट्रीयकरण कर देगी। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे हमारे यहाँ पे भी दो तरीके व्यवस्था चलती है। एक प्रकार में सरकारी हॉस्पिटल है, एक टाइप में आप देख सकते हो प्राइवेट भी हॉस्पिटल आपको मिल जाएंगे। लेकिन समाजवादी व्यवस्था जो होती है उसमें सारा काम होता है वो सरकार के अधीन ही रहता है। आर्थिक आयोजन के द्वारा उत्पादन में कृषि की जाएगी। श्रमिकों जब अपनी श्रमिक आंदोलन में ना लगाकर देश की संपदा को बढ़ाने में लगाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मेहनत करना जरूरी होगा और उसे उसकी योग्यता व काम के अनुसार पारिश्रमिक मिलेगा। जो आप जितनी मेहनत करोगे समाजवाद में उतनी ही आपको इनकम मिलेगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सोवियत रूस पहला ऐसा देश है जहाँ नागरिक को काम पाने का अधिकार कानूनी आधार पर प्रदान किया गया है। तो सोवियत रूस में आपको जो कानूनी रूप से क्या है, काम पाने का अधिकार दिया गया है। चीन जनगणराज्य में भी यही अधिकार लोगों को कानूनी आधार पर दे दिया गया है। ऐसी चीन में भी व्यवस्था बनाई गई है। शिक्षण संस्थाओं व सांस्कृतिक समुदायों पर राज्य का कड़ा नियंत्रण होगा। शिक्षा का उद्देश्य समाजवादी विचारधारा को फैलाना होगा। सोवियत संघ, चीन, पोलैंड आदि समाजवादी देशों में शिक्षण संस्थाएं पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में ही हैं। इन देशों में संविधान नागरिकों का शोषण व प्रकाशन की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, किंतु साथ ही यह भी कहते हैं कि इन स्वतंत्रताओं का उपयोग श्रमिक वर्ग के हितों में किया जाना चाहिए। तो जो आपको मार्क्सवाद में व्यवस्था बनाई है, आपने समाजवादी जो व्यवस्था बनाई है मार्क्सवादियों ने आंदोलन करके, इसके अंदर आपने श्रमिकों को ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी आपको अधिकार मिलेंगे उनका उपयोग आप सिर्फ श्रमिकों के हितों को देखकर ही कर पाओगे। दूसरे शब्दों में ऐसे किसी विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती जो साम्यवादी दल की नीति से मेल ना खाती हो
और ऐसी किसी भी स्वतंत्रता को नहीं दिया जाएगा जो समाजवादी की विचारधारा से क्या मेल ना खाती हो। समाजवादी देशों में ट्रेड यूनियन, युवा जनसभाएं, अखबार, टेलीविजन और शिक्षण संस्थाएं केवल उन्हीं विचारों का प्रचार कर सकती हैं जो दल की मौलिक नीतियों के विरुद्ध ना हो। आप मार्क्सवाद का ख्याल रखिए और आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। समाजवादी व्यवस्था में आपको पूरा राइट दिया जाता है, उसमें आप पूंजीवाद के खिलाफ बोल सकते हैं लेकिन समाजवाद के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। आप श्रमिकों के खिलाफ भी नहीं बोल सकते, आप अमीरों के खिलाफ बोल सकते हैं। ये आपको राइट दिया जाता है समाजवादी व्यवस्था के अंदर। पूंजीवादी देशों की प्रतिनिधि संस्थाओं में मार्क्सवादी की बिल्कुल भी निष्ठा नहीं है। तो पूंजीवादी व्यवस्था जो है ना वो मार्क्सवादी को बिल्कुल नहीं मानती, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है उसको। सोवियत रूस में कानूनों का निर्माण करने वाली सर्व संस्था सुप्रीम सोवियत है। हंगरी में उसे राज्य विधानमंडल के नाम से पुकारते हैं और पोलैंड का विधानमंडल राष्ट्रीय परिषद के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस तंत्र का उल्लेख करना आवश्यक है कि मजदूरों की तानाशाही की राजनीति प्रक्रिया स्थायी न होकर अस्थायी है। तो ये कहते हैं कि जो मजदूरों की तानाशाही वो परमानेंट नहीं है, अस्थायी रूप से है, तथा पूंजीवाद से समाजवाद समाज की स्थापना के अंतराल के समय की संक्रमणकालीन स्थिति है और साथ ही यह बहुमत का अल्पमत के वर्गीय हितों के विरुद्ध तानाशाही है। तो ये कहते हैं कि इसमें जो तानाशाही होगी वो कैसी होगी, अल्पमत का बहुमत पर बहुमत का अल्पमत पर शासन, मतलब श्रमिक वर्ग जो है वो पूंजीवाद का क्या करेगा, शोषण करेगा। समस्त समाज के विरुद्ध तानाशाही नहीं, जिसका अंतिम उद्देश्य है एक ऐसे वर्ग विहीन समाज की स्थापना जहां मानव का मानव द्वारा शोषण ना हो। तो एक ऐसे समाज की स्थापना करने का उद्देश्य है जहां पर मानव का मानव के द्वारा शोषण ना होता हो। यह स्थापना कौन करता है, मार्क्सवादी विचारधारा के अंदर किया जाता है, जिसे हम समाजवादी विचारधारा भी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं वर्ग इन समाज में राजनीति का वर्गीय स्वरूप समाप्त हो जाए। मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको डे टू डे वीडियो मिलती रहे।